अप्रैल 1870 को ब्रिटिश भारत में नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे ढूंढीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही चित्रकला, नाट्य और फोटोग्राफी में खासी रुचि थी। पारंपरिक शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट में पूरी करने के बाद ढूंढीराज गोविंद फाल्के बड़ौदा के कला भवन पहुंचे और यहीं से उन्होंने अपने हुनर को तराशना शुरू किया। हर फन मौला फाल्के का मन किसी एक पेशे में टिक नहीं सका। उन दिनों मशहूर राजा रवि वर्मा के देवी देवताओं के रंगीन चित्रों की धूम मची हुई थी। राजा रवि वर्मा से प्रभावित फाल्के ने जल्द ही राजा रवि वर्मा का प्रेस ज्वाइन कर लिया। प्रेस की सफलता और चित्रों की मांग को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें खुद का प्रेस शुरू करने की सलाह दी और जल्द ही फाल्के ने साझेदारी में एनग्रेविंग और प्रिंटिंग का अपना काम शुरू कर दिया। अपने लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्कर्स के छापखाने के प्रमुख तकनीशियन के रूप में साल 1909 में वो जर्मनी गए, लेकिन जल्द ही पार्टनरों के बीच मतभेद शुरू हो गए। आखिरकार दादा साहब को प्रेस का काम छोड़ना पड़ा। प्रिंटिंग व्यवसाय की असफलता के बाद फाल्के निराश हो गए। कहा जाता है इसके बाद काफी समय तक फाल्के काम से दूर रहे और लगभग बैरागी सा जीवन बिताने लगे। लेकिन जल्द ही समय बदलने वाला था। बात साल 1911 की है। एक साइलेंट फिल्म आई, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखने फाल्के भी पहुंचे। कई दर्शकों के साथ थिएटर में फिल्म देख रहे फाल्के फिल्म में ऐसे डूबे कि उनके जहन में ईसा मसीह की तरह भारतीय देवी देवताओं के चलचित्र में बदलती तस्वीरें उभरने लगी। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के जरिए पहली बार फाल्के को चलचित्र मीडियम के जादू का एहसास हुआ। उनके पिताजी संस्कृत के जानकार थे, विद्वान थे और इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी मुंबई में ही, और मूलतः पेंटर थे। तो पेंटिंग करना उनको आता था, मेकअप करना आता था, ये सब कई चीज़ें उन्होंने सीखी थी। फोटोग्राफी उनको आती थी और वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र भी किया था। तो प्रिंटिंग का काम भी वो किया करते थे। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट का दादा साहब फाल्के के मनस पटल पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो 2 दिन तक सो नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि वो भी भारतीय धार्मिक और मिथकीय चरित्रों को रुपहले पर्दे पर जीवंत करेंगे। ये वो दौर था जब देश में अंग्रेजों का शासन था और संसाधनों का अभाव था, लेकिन दादा साहब धुन के पक्के थे। एक तय तरीके से उन्होंने फिल्म निर्माण से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बंबई में मौजूद थिएटरों की सारी फिल्में देख डाली। 2 महीने तक वो हर रोज शाम 4 से 5 घंटे सिनेमा देखते और बाकी समय फिल्म बनाने की उधेड़ बुन में लगे रहते। इन सब का फाल्के की सेहत, खासकर आंखों पर खासा असर पड़ा। कहा जाता है कि ऐसा समय आया जब फाल्के करीब करीब दृष्टिहीन से हो गए, लेकिन धुन के पक्के फाल्के डॉक्टर के उपचार और 3-4 चश्मों की मदद से फिल्म बनाने के जुनून में फिर से जुट गए। जुनून था एक खालिस स्वदेशी फिल्म उद्योग के निर्माण का। इसमें सबसे बड़ी चुनौती पैसों की थी। ना तो कोई धन देने को तैयार था, ना साझेदारी के लिए। लेकिन इस सब से पहले जरूरत थी फिल्म निर्माण के लिए जरूरी मशीनों और तकनीक को समझने की। क्योंकि देश में संसाधनों का अभाव था, इसलिए फाल्के ने फिल्म निर्माण की तकनीक और मशीनों को करीब से समझने के लिए लंदन जाने का फैसला किया। लंदन जाने का मकसद ये भी था कि फाल्के अपनी फिल्म बनाने के हुनर और जुनून को आजमाना चाहते थे। फाल्के ने दोस्तों और सहयोगियों से उधार लिया, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो फाल्के ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच दी। अपने सपने के करीब पहुंचते फाल्के अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिरकार फरवरी 1912 को वो लंदन पहुंच गए। लंदन में कुछ दिन रहने के बाद फाल्के की मुलाकात बाइस्कोप सिने साप्ताहिक के संपादक कैबाउन से हुई। कैबाउन फाल्के की प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदल गई। कैबाउन ने फाल्के को विलियमसन कैमरा, फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों
और कच्चा माल चुनने में भी मदद की। कुछ समय बाद कैबाउन ने फाल्के की मुलाकात लंदन के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सेसिल हेपवर्थ से करवाई, जिनसे फाल्के ने फिल्म निर्माण के गुण सीखे। लंदन में कई संभावनाएं और प्रस्ताव होने के बावजूद 3 महीने बाद फाल्के वतन लौट आए। वतन वापसी के समय फाल्के के पास कैमरा और प्रिंटिंग मशीन के अलावा अगर कुछ था तो वो था एक सपना खालिस हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण का। देश लौटने के बाद वो फिल्म निर्माण से जुड़े काम में दिन रात जुट गए। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से पहले फाल्के ने मटर के पौधे का विकास नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई। इस फिल्म में मटर का पौधे के विकास के सभी चरणों को सिंगल फ्रेम एक्सपोजर के जरिए दिखाया गया था। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए दादा साहब फाल्के का मकसद निवेशकों का विश्वास जीतना था। तरकीब काम आई। फाल्के के काम ने खूब वाहवाही बटोरी। अब बारी थी उस फिल्म की जिसका सपना फाल्के के दिल में लंबे समय से पनप रहा था, जिसे भारतीय फिल्म जगत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म के नाम से जाना जाता है। फिल्म राजा हरिश्चंद्र। फिल्म की पूरी कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा पराक्रमी राजा जो सत्य और धर्म के लिए राजपाट, पत्नी और बेटे तक का त्याग करने से पीछे नहीं हटता। ये एक साइलेंट फिल्म थी। वो जो जीसस क्राइस्ट वाली फिल्म थी वो देखकर उनको लगा कि नहीं, ज़रा फिल्म निर्माण की ओर बढ़ा जाए। तब उन्होंने जाकर ट्रेनिंग ली। जर्मनी गए, वहाँ से कुछ इक्विपमेंट लेकर आए, फिर इंग्लैंड गए और लोगों से सीखा कि कैसे इसको चलाते हैं। हालांकि उनके पास ये ऑप्शन था, विकल्प था कि लोग उनको इंग्लैंड में ही रखना चाहते थे। वो इतना फिल्म बनाना जान चुके थे कि वो वहाँ रहकर आराम से फिल्में बना सकते थे। लेकिन वो वापस आते हैं क्योंकि उनको स्वदेशी फिल्में बनानी थी, यहाँ आकर हिंदुस्तानियों के लिए फिल्में बनानी थी। राजा हरिश्चंद्र बनाना अपने आप में बड़ा संघर्ष था। हमेशा की तरह पहला संकट पैसों का था। फाल्के की पत्नी सरस्वती बाई आगे आई। सरस्वती बाई ने अपने गहने गिरवी रखकर फिल्म के निर्माण के लिए पैसे जुटाने में मदद की। अब बारी थी फिल्म की कास्ट की, जिसके लिए सभी पुरुष अभिनेता मिल गए, लेकिन नायिका फाल्के के लिए गंभीर समस्या बन गई। कहा जाता है कि दादा साहेब मुंबई के रेड लाइट एरिया में भी गए, लेकिन बात नहीं बन सकी। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करना सामाजिक दृष्टिकोण से बुरा माना जाता था, खासकर स्त्रियों के लिए। संयोग से एक दिन एक ईरानी के रेस्तरां में जब फाल्के चाय पी रहे थे, तभी उनकी नजर वहां के गोरे दुबले पतले रसोइये पर पड़ी। उसे देखकर फाल्के ने सोचा कि ये लड़का उनकी फिल्म की नायिका का किरदार निभा सकता है। फाल्के ने रसोइये से बातचीत की और वो काम करने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म को पुरुष रसोइये के रूप में अपनी पहली हीरोइन मिली, जिसका नाम था पीजी सालुंके। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का किरदार दत्तात्रेय दामोदर दाबके ने निभाया, जो मराठी थिएटर के कलाकार थे। फिल्म के अन्य कलाकार थे साने, तेलांग, शिंदे और औंधकर। वहीं दादा साहब के छोटे बेटे बालचंद्र डी फाल्के को फिल्म में छोटे राजकुमार की भूमिका दी गई। फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट एक परिवार की तरह साथ रहा। दादा साहब की पत्नी सरस्वती बाई हर रोज 500 लोगों का खाना खुद बनाती।
यहाँ तक कि उनके कपड़े भी खुद धोती। पत्नी के तौर पर सरस्वती बाई हमेशा फाल्के के लिए एक सशक्त स्तंभ की तरह खड़ी रहीं। कहा जाता है कि जब फाल्के फिल्म में ट्रिक सीन फिल्माते थे तो सरस्वती बाई सफेद शीट को स्क्रीन के तौर पर लेकर घंटों खड़ी रहती थी। लगभग 15,000 रुपए की लागत, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी, से फिल्म की सेट डिजाइन, शॉट्स डायरेक्शन, कैमरा ऑपरेशन के साथ साथ फिल्म की एडिटिंग का काम भी दादा साहब फाल्के ने खुद ही किया। शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म का पहला शो 21 अप्रैल 1913 को कुछ खास लोगों के लिए रखा गया जो फिल्मों की अच्छी समझ रखते थे। बंबई के ओलंपिया सिनेमा में फिल्म को प्रेस और लोगों से मिली प्रशंसा के बाद दादा साहब ने इसे आम लोगों के सामने लाने का फैसला किया और 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपर हिट साबित हुई थी। लगभग 40 मिनट की इस फिल्म को ग्रामीण इलाकों में दिखाने के लिए अतिरिक्त प्रिंट तक बनवाने पड़े। राजा हरिश्चंद्र 1913 की जो फिल्म है उसको श्रेय जाता है पहली फिल्म होने का, कथानक फिल्म होने का। और आप ये ताज्जुब करेंगे जानकर कि उससे ज़्यादा किसी भी एक थीम पर फिल्में नहीं बनी हैं। राजा हरिश्चंद्र पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, 25, 26, 27, 28 तक फिल्में बन चुकी हैं। तो उस अर्थ में भी दादा साहब को, फाल्के को माना जाना चाहिए कि वो पिता है भारतीय फिल्मों के। दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्म में महिला अभिनेत्रियों को जगह देकर नई धारा बहाने का काम किया। फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बाद इसी साल दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर एक ऐसी ही फिल्म साबित हुई। मोहिनी भस्मासुर के जरिए पहली बार कमला गोखले और उनकी मां दुर्गाबाई को भारतीय फिल्म जगत में अभिनेत्रियों के तौर पर पहचान मिली। वहीं 1914 में दादा साहब फाल्के ने एक और पौराणिक चरित्र पर फिल्म बनाई। नाम था सत्यवान सावित्री। पौराणिक चरित्र और कहानियों पर आधारित इन फिल्मों को लोगों का बहुत प्यार मिला और आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री को लंदन में भी दिखाया गया। साल 1917 आते आते दादा साहब फाल्के ने फिल्मों में कई तरह के प्रयोग और नए तरीके अपनाने पर काम करना शुरू कर दिया। इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्म लंका दहन एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें किसी कलाकार ने पहली बार डबल रोल निभाया था। साल 1919 में दादा साहब फाल्के ने कालिया मर्दन नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने कृष्णा का किरदार निभाया था। इन फिल्मों को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। फाल्के की सारी फिल्मों ने धर्म में आस्था रखने वाले भारतीय समाज पर गहरा असर किया। फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मंदिर से नजर आते थे और देखने वालों की भीड़ में कोई दंडवत प्रणाम करता नजर आता तो कोई भक्ति रस में झूमता। फाल्के की बड़ी मजेदार चीज ये है कि फाल्के अपने समय में ही जो फिल्में बना रहे थे उस समय पे बहुत तेजी से तकनीक बदल रही थी। तो वो मूक फिल्में बना रहे थे, लेकिन उसी समय पे 1926 के बाद में साउंड फिल्में आती हैं और फिर 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनती है।
तो एक तरफ वो अपने दौर के फिल्म मेकर्स की तरह उस दौर की चुनौतियों से जूझ रहे थे, लेकिन वो उसी समय पे समझ गए थे कि हम अपने सिनेमा को बनाते हुए क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र से शुरू 19 साल के सफर में फाल्के ने 95 फिल्म और 26 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई। उनकी आखिरी साइलेंट मूवी सेतु बंधन थी, जबकि गंगावतरण को आखिरी फिल्म के तौर पर माना जाता है। समय के साथ बोलती फिल्मों का ट्रेंड आने के बाद नई टेक्नोलॉजी के कारण फिल्म मेकिंग का उनका स्टाइल धीरे धीरे अप्रचलित हो गया, लेकिन पूरे देश को माध्यम की अभिव्यक्ति की ताकत का पहली बार एहसास कराने वाले दादा साहब फाल्के का योगदान देश काल की सीमा से ऊपर है। भारतीय फिल्म जगत के इस जनक ने 16 फरवरी 1944 को नासिक में आखिरी सांस ली। इस महान कला साधक का पूरा जीवन ही फिल्म निर्माण को समर्पित था। साल 1969 में दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की।